सो हे गाइस, यू आर वेलकम इन द न्यूज़ एपिसोड ऑफ कॉमिक टेलर। तो बहुत ही जल्द मार्वल की मूवी द एटर्नल्स ड्रॉप होने वाली है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे और हमारे थिएटर्स में। तो आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे ये एटर्नल्स क्या है, तो उसी से रिलेटेड मैं आज एक कॉमिक लेके आया हूँ और उससे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि एटर्नल्स है क्या। तो बेसिकली एटर्नल्स की पूरी 5 वॉल्यूम है। उसके हिसाब से अगर मैं देखा जाए तो फर्स्ट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाएगी और फर्स्ट और सेकंड, तो थर्ड वॉल्यूम से स्टार्ट करते हैं। और बेसिकली मतलब हर वॉल्यूम एक छोटा सा सॉफ्ट रिबूट होती है, तो आपको ज़्यादा कुछ दिक्कत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं एटर्नल्स वॉल्यूम 3 का एपिसोड 1। 7 एपिसोड होने वाले थे और 7 अलग अलग वीडियोस में कन्वर्ट हो जाएंगे। और हाँ, शेयर करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों हमें चाहिए इस हर किसी भी चीज़ को चाहिए होती है एक मोटिवेशन, और अभी के लिए हमारा मोटिवेशन सिर्फ आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब है। तो अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे कंटिन्यू रखें तो बस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो स्टार्टिंग होती है मार्व नाम के एक कैरेक्टर से, मार्व करी, जो कि एक डॉक्टर है हॉस्पिटल के अंदर। और सम टाइम जब इसको टाइम मिलता है तो ये हॉस्पिटल के अंदर थोड़ी सी नैप ले लेता है। तो अभी भी वही कर रहा था और ये होप करता है, ड्रीम मतलब कभी कभी इसको सपने आते हैं जैसे रेसिंग कर रहा हो फरारी से ओपन ट्रैक पर हमेशा के लिए, और ऐसे ही ड्रीम देखता रहता है। और आज इसको ड्रीम आ रहे थे कि कुछ लोग इसको प्रिजनर की तरह लेके जा रहे हैं। वो लोग इससे बोलते हैं कि तुम्हारी स्पीड भी कुछ नहीं कर सकती तुम क्रीचर। तो अचानक से एक आवाज़ आती है, इसे जाने दो। और मैं कहता हूँ इसे जाने दो। वो एक चेहरा होता है और चेहरा जब सामने निकल के आता है तो उससे वो लोग बोलते हैं हम तुम्हारे क्यों सुने, अब हम हैं इस अर्थ के रूलर। तो और वो लोग होते हैं डेविएंट्स। और वो बंदा इसको इनसे छीनता है और बोलता है कि तुम अब ज़्यादा देर तक के रूलर नहीं रहे हो, असली रूलर आ चुके हैं और ये होते हैं एटर्नल्स, सॉरी सेलेस्टियल्स। तभी डॉक्टर करे उड़ जाता है और अपना फेस धोता है। उसके फ़ोन पर 3 मैसेज होते हैं। 2 मैसेज उसकी गर्लफ्रेंड से होते हैं। एक में वो लिखा होता है कि वो अब उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है और दूसरे में लिखा होता है कि वो अपनी कैट भी साथ लेके जा चुकी है। और तीसरा मैसेज एक पता नहीं कंपनी की वजह से, कंपनी से आता है, तो वो कॉल पे लग जाता है। तभी एक लंबा चौड़ा आदमी आता है और बोलता है गुड मॉर्निंग डॉक्टर करी। तो वो बोलता है कि मैं अभी डॉक्टर नहीं हूँ, हाँ मैं करी हूँ। तो फिर वो बोलता है कि एक गुड न्यूज़ सुनना चाहेंगे। तो वो बोलता है हाँ सुनाओ। तो वो बोलता है अगर मैं क्या कहूँ कि आप इमॉर्टल हो, मतलब आप अमर हो, आप इंडिस्ट्रक्टेबल हो, आप एलियन द्वारा यहाँ पे लाए गए हो और आप सेफ गार्ड अर्थ के। तो वो बोलता है कि मैं चाहूँगा कि तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। और वो बोलता है अगर मैं आप क्या कहूँ कि आप अपनी मेमोरी भूल चुके हो और आप आधा मिलियन साल पुराने हो और आपके पास ऐसी पावर है जिसका आपने सोचा भी नहीं होगा। तो करी बोलता है मेरा दिमाग मत खराब करो, ये मुझे यहाँ से जाने दो और तुम जल्दी से यहाँ से निकलो, वरना मैं किसी भी वक्त सिक्योरिटी को बुलाऊंगा। और मैं बस यही कहना चाहता हूँ। तो वो बात आदमी मन ही मन बोलता है बस मुझे इसी बात का डर था। तो बस, और यही सब चीज़ें उसको उसके ड्रीम की तरह लग रही थी, करी को उसके ड्रीम की तरह लग रही थी और उसको ऐसा लग रहा था कि इसने इसको पहले कहीं देखा है। अब करी अपने घर पे आ चुका है और वो बहुत ज़्यादा थक चुका है और वो टीवी देखता है जिस पे शो आ रहा होता है, उसका नाम होता है इट्स जस्ट सो स्प्राइट। और वो बहुत ज़्यादा थक चुका होता है, सोने की कोशिश करता है, तभी उसकी विंडो पे टैप होता है और जैसे ही वो खोलने वाला था उसको याद आता है कि उसको लगता है कि उसकी बिल्ली है, पर उसको याद आता है कि उसकी बिल्ली तो अब नहीं है। और बूम, दरवाजे पे होता है वही बंदा लंबा चौड़ा सा और वो बोलता है कि मुझे आपसे बात करनी है करे, ये आप जानते हैं कि, वो बोलता है नहीं। तो वो बोलता है आप जानते हैं कि ये अर्थ पे इंटेलिजेंट लाइफ का ओरिजिन क्या है। तो वो बोलता है नहीं, पर मुझे अकेला छोड़ दो। तो वो बोलता है कि मैं बोल रहा हूँ पर्पस क्या है, हम यहाँ सब क्यों हैं, ये कैसे हैं। तो बोलता है हाँ शायद कुछ बिलियंस ईयर्स अगो कि कुछ केमिकल्स थे वो आपस में टकराए तो सेल्स बने लाइटनिंग स्टॉर्म के प्रेजेंस में, और वो फिर आपस में रेप्लिकेट हुए और उन्होंने सर्वाइव करा, कुछ ऐसा कुछ। तो बोलता है ये तो पता नहीं क्योंकि मैं उस टाइम पे वहाँ पे नहीं था। तो वो बोलता है कि देखो तुम जो भी हो, मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी और तुम्हारे पैम्पलेट भी मुझे नहीं खरीदने, जो तुम बेच रहे हो वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए। और तुम यहाँ पे कैसे आए मेरे फायर स्केप पे, हाँ। तो वो बोलता है कि मुझे आपसे बात करनी है। तो वो बोलता है मैं बात नहीं करना चाहता, मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। तो वो बोलता है कि मार करी सुनो, मैं ह्यूमन नहीं हूँ और आप भी ह्यूमन नहीं हो, हम कुछ और हैं। तो वो बोलता है भाई मैं डॉक्टर हूँ और मुझे पता है कि हम ह्यूमन हैं, और अगर तुम नहीं जाओगे यहाँ से तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा और मेरे पास एक गन भी है। तो एका हैरिस बोलता है कि
झूठ मत बोलो मार्क, क्योंकि तुम्हारे पास कोई गन नहीं है, और क्योंकि तुम्हें गन पसंद ही नहीं है, तुम्हें तेज़ चीज़ें पसंद हैं। और मैं हमेशा तुम्हें ऑब्जर्वेशन डेक पर मिलूँगा रॉयल बिल्डिंग के, और तुम जब मुझे ज़रूरत हो मुझे वहीं पर मिल जाना। उसे कैसे पता कि मेरे पास गन नहीं है? उसे कैसे पता कि मुझे फास्ट चीज़ें पसंद है? और उसे कैसे पता कि मुझे गन पसंद ही नहीं है? तो अगला सीन दिखाया जाता है हमें एक अपार्टमेंट का, जहाँ पे एबी के घर पे सैरसी आती है और वो बोलती है मुझे एक फेवर चाहिए, क्या तुम मुझे $9 दे सकती हो? तो बोलती है किस लिए? तो जॉब के लिए, कि उसने एक पार्टी अरेंजमेंट की जॉब खोली है। तो वो बोलती है कि उसने Salon.com से एक डील साइन अप की है, उसकी खुद की वेबसाइट पर, जिसके नाम है पार्टी साइबर ऐसा .com कुछ। तो वहाँ पर उसको एक पार्टी अरेंजमेंट हुई है, और उसके लिए उसको $900 की ज़रूरत है, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा करा नहीं है। तो उसको ऐसा दिखाना पड़ेगा कि वो बहुत पहले से इसमें एक्सपर्ट है, और उस सब चीज़ों के लिए उसको पैसे की ज़रूरत है। तो वो बोलती है ठीक है, ये लो पैसे। तो फिर वो फ़ोन करके बोलती है कि जी ज़ैबीज़ा, मैं आ रही हूँ। अब हमें एक सीन दिखाया जाता है, एक बंदा जो कि एक टावर पर खड़ा है ठंडे प्लेस पे, और ये होता है इका हैरिस। और वो बोलता है कि ऑफ कोर्स ही ना, हम ऐसे ही हैं, हम लोग माउंटेन पर रहते हैं, ऐसे हैबिटाट में जहाँ पर हमें मतलब थोड़ा अच्छा फील हो, ठंडा फील हो। तो वहाँ से वो बोलती है तुम्हें वंडर नहीं होता ऐसा क्यों? और थीना का रोल मूवी में एंजेलिना जोली प्ले करने वाली है। तो एक आयरिस बोलता है कि बिकॉज ये हमारा नेचर है, हम ऐसे ही ठंडे में रहते हैं, वहाँ पे हमारा दिमाग ज़्यादा काम करता है, और वहाँ पे लोग हमें अकेला छोड़ देते हैं। तो वो बोलती है लोग अकेले इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो उसके लिए अडेप्ट हुए हैं गर्म प्लेस में रहने की। वो बोलता है ये नेचर है। तो बोलते क्या नॉनसेंस नेचर है, ये नेचर तो ऐसा तो सील का नेचर होता है पानी में रहने का। तो बोलता है हाँ ऐसी ही बात है। तो ये सीन होता है या तो एक प्रीवियस क्लैश का, या फिर ये इमेजिनेशन का सीन होता है, क्योंकि अगले सीन में हमें दिखाते हैं 2 बंदे आते हैं और वो पूछते हैं आयरिस क्या है तुम हो? तो बोलता है हाँ क्या मैं आपको जानता हूँ? बोलता है नहीं, हम आपको बस श्योर करना चाहते थे। और वो बंदे उसको नीचे गिरा कर बहुत पेलते हैं। अब इन दोनों के बीच मार्वल टाइप फाइट शुरू हो जाती है, पर वो दोनों इसको अच्छे से पेल कर छत से नीचे फेंक देते हैं, और ये नेट पे जाके गिरता है, और वो एक बॉम्ब भी इसके पास फेंक देते हैं, और बॉम्ब बूम फट जाता है। तो अगला सीन दिखाते हैं सेरसी और मिस्टर ड्रग का। तो मिस्टर ड्रग पूछता है क्या तुम वोरोज़ाइका को जानती हो? तो बोलती है हाँ ये शायद 9th लार्जेस्ट फार्मर है। तो बोलता है हाँ, और ये है मतलब वर्ल्ड का, हम इसको टूरिज़्म बनाना चाहते हैं इस जगह को, और इसलिए हमको बहुत बड़ी पार्टी चाहिए, और हम चाहते हैं कि बहुत सारे बियर्स और वुल्स आए इधर, और हमको बहुत सारे साइंटिस्ट चाहिए और रिच पीपल चाहिए, क्या तुम ये अरेंज कर सकती हो? तो वो बोलती है मैं कुछ भी अरेंज कर सकती हूँ। वो बोलता है ठीक है, अब इसके बाद किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि वोरोज़ाइका कहाँ पर है, और इस चीज़ के लिए मैं तुमको दूंगा $20,000। तो बोलते हैं इसके लिए तो मैं कुछ भी कर लूँगी। तो वो बोलता है कि ठीक है, ये औरत तुमको बता देगी कि पैसे क्या, ये पैसे तुमको दे देगी और लिस्ट भी तुमको दे देगी, ठीक है? वो बोलती है कम विद मी। तो उसके साथ चले जाते हैं। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि आपको नहीं लगता कि ये ज़्यादा रिस्की है मिस्टर ड्रग? तो वो बोलता है क्यों, ऐसा तुम्हें क्यों लगता है, क्यों क्यों तुम कावर्ड हो? तो वो बोलता है नहीं सर, अगर किसी ने हमको फाइंड आउट कर लिया। तो वो बोलता है आई विल ऑल बी मोस्ट रेग्रेट, अगर किसी ने फाइंड कर लिया तो अगला सीन दिखाते हैं हमें मार्क के हॉस्पिटल का। मार्क एक असिस्टेंट से पूछता है कि भाई क्या हुआ, ये इतनी भीड़ भाड़ क्यों लगा रखी है? तो वो बोलता है कि क्राफ्ट टावर पे एक ब्लास्ट हुआ था, जितने भी लोग थे सब मारे गए, बस मेरे के लिए एक सर्वाइवल बचा है, और वो भी बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है, बहुत सारे बर्न्स और फ्रैक्चर्स हो रखे हैं, वो भी मरने की हालत में है। तो वो बोलता है क्या एक लंबा चौड़ा बंदा? तो बोलता है तुम्हें कैसे पता? वो बोलता है बस गैस किया। तो जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है उसकी हालत बहुत ख़राब होती है, और वो बोलता है हाय मार्व। तो ये मार्व बोलता है तुम्हें कैसे पता चला? तो बोलता है मैं बहुत टाइम से तुम्हारा ब्रीदिंग पैटर्न्स फॉलो कर रहा हूँ, और तुम क्या वो सुनने के लिए तैयार हो? तो बोलता है शायद हाँ। तो वो बोलता है कल आना, क्योंकि मुझे एक रात चाहिए बस अपने आप को थोड़ा हील करने के लिए। तो अगला सीन दिखाते हैं हमें सीधा स्टार्क इंडस्ट्रीज़ का, जहाँ पे थीना, जिसकी अभी बातचीत चल रही थी एंजेलिना जोली वाली, वो अपने हस्बैंड से बात कर रही होती है। उसका हस्बैंड बोलता है कि वो रोज़ेइकन एम्बेसी में एक पार्टी है, तुम आना चाहोगी? तो वो बोलती है, तभी स्टार्क वहाँ पे आता है। तो वो बोलती है चलो फ़ोन रखते हो, हैं? फिर वो बोलती है सर मेरे पास एक आइडिया है, और चलो फिर उस रूम में चलते हैं, रोबोट वाले रूम में, एक मास डिस्ट्रक्शन का।
तो वो बोलता है कि वो बोलती है कि सर सॉरी अबाउट दैट। तो वो बोलता है, स्टार्क बोलता है कोई बात नहीं। तो वो बोलता है कि बोलती है कि आप एक गॉगल्स पहन लीजिए। तो वो बोलती है कि मेरा ऑब्जेक्टिव था कि एक बॉम्ब बनाने का, लाइट बॉम्ब बनाने का, जो टेम्परेरी ब्रांडलेस कवर करता है हमारे एनिमी की आइज़ में, जिससे हमारे लोगों को उतना टाइम मिल जाए जो वो कर सकें। ये क्या करता है कि रेटिना का है ना कनेक्शन शट डाउन कर देता है विदाउट कॉजिंग एनी काइंड ऑफ परमानेंट डैमेज। थी ना सबको गॉगल देके बोलती है मिस्टर स्टार्क आपको अभी गॉगल पहन लेने चाहिए। और वहाँ पर जनरल बोलता है कि आपको ज़रूरत नहीं है गॉगल्स की। तो वो बोलती है नहीं, इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए तो नहीं। और फिर वो उसको बूम कर देती है। फिर इसके बाद वो बोलती है देखो अब मैं टेम्परेरी 15 मिनट के लिए ब्लाइंड हो चुकी हूँ, ये ज़्यादा देर तक काम नहीं करेगा, बस सिर्फ 15 मिनट के लिए करेगा, इतने में हमारे आदमी को बहुत टाइम मिल जाएगा। और बस ये कुछ ज़्यादा कुछ करता नहीं है, बस इग्नोर करता है सिग्नल्स को हमारे आई से ब्रेन तक पहुंचने में, और तब तक थोड़ी मेरी हेल्प करो। तो स्टार्क बोलता है छेड़ते हुए, छेड़ो वाला, कि स्टार्क इंडस्ट्रीज़ इसको कब से बनाने की कोशिश कर रही थी 5 साल से, और आपने सिर्फ 2 महीने में बना दिया, वाह। तो बोलती है कुछ नहीं, बस मैं अपनी जॉब कर रही थी। अगला सीन शिफ्ट तो रहा हॉस्पिटल की तरफ। तो वो बोलता है क्या तुम मुझे सुनने के लिए तैयार हो? तो मार्क बोलता है नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पे तुम्हें देखने आया हूँ, और हाँ सुनाना है तो सुना दो। तो वो बोलता है कि कोई बात, चलो कोई बात नहीं, मैं शुरू से बताता हूँ। तो मुझे पता नहीं कि उस लिस्टिल कौन थे, और कुछ ज़्यादा याद नहीं है मुझे, सिर्फ धुंधला धुंधला याद है कि वो एक बार आए थे या फिर वो 1000 बार आए थे मॉडर्न एज से पहले। तो पूछता है मॉडर्न एज? तो जुरास का मानना है कि कुछ मिलियंस ईयर्स पहले वो आए थे पृथ्वी पर, और उन्होंने यहाँ पे जीवन के बीज बोए थे। तुम्हें अजीब सा नहीं लगता कि कैसे डायनासोर की सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई थी 65 मिलियन ईयर्स अगो? ये कॉस्मिक गेम की तरह है जहाँ पे सेलेस्टियल प्लेयर्स हैं, और उन्होंने हम सबको प्ले करते हैं, जैसे डेविएंट्स, एटर्नल्स, ह्यूमंस। एटर्नल्स की थोड़ी सी झलक हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में भी देखी थी। और जहाँ तक मुझे याद है, या तो ये आधा या फिर 1 मिलियन साल पहले आए थे, और ये इतने बड़े थे जितना तुम सोच भी नहीं सकते थे, बिगर देन जाइंट्स। और इन्होंने इंसानों को यहाँ पर लाए थे ये लोग। उस टाइम पे इंसान बहुत सिंपलर थे, बहुत स्टूपिड थे, बट सेलेस्टियल्स ने उनका पोटेंशियल देख लिया था कि वो क्या बन सकते थे। उन्होंने मशीन्स बनाई, उन्होंने रॉक्स का यूज़ करा। और तुम्हें याद है कि मेरा फ्रेंड अजाक, वो उनसे डायरेक्ट टॉक कर सकता था, माइंड टू माइंड। ये उसकी स्किल थी, जैसे आप तुम्हारी स्किल स्पीड है। और उसने बहुत सारी सेंचुरीज लगा दी है ट्राई फाइंड फिगर करने में कि ये कि मशीनें कैसे बन सकती हैं। और उसने कहा कि ये बस जितना भी संक्षेप में बताएं तो ये एक नैनो सर्किट है या फिर माइक्रो सर्किट है। और ऐसे रॉक थे जो जादू करते थे, असली का जादू। और अगले सीन में हमें कुछ ऐसा दिखाया जाता है, उन्हीं ने ही एटर्नल्स को बनाया, उन्होंने मुझे भी बनाया, और मेरा डिज़ाइन थोड़ा सा इंटेलिजेंट था, पता नहीं वो मुझसे क्या चाहते थे। और उन्होंने ही हमारे जैसे हंड्रेड्स को बनाया, 100 ऑफ अस, और उन्होंने ही डेविएंट्स को बनाया। और मुझे लगता है उन्होंने ही मेरे साथ ये करा है, हमारे साथ ये करा है। और वो ऐसे थे कि वो मिलियंस थे, और वो कोई भी उनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से मैच नहीं करती थी, सबके शेप अलग थे, और सबके मतलब बहुत ज़्यादा फ्लैश पूरा अलग था। ये मैंने मतलब उनमें डाइवर्सिटी बहुत थी। रोल ऑफ द फ्रेश रोल, एवरी वन वॉज अ फ्रेश रोल ऑफ जेनेटिक डाइज। और वो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी ब्रीड कर रहे थे, मतलब एकदम रैबिट की तरह। और वो वर्ल्ड को रूल भी कर रहे थे, और वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी थे। और उनमें वो तकरीबन मिलियंस थे, और सारे के सारे डिफरेंट थे। इसलिए शायद उन्होंने हमें बनाया, उन्हें ख़त्म करने के लिए बनाया। हमने उनसे लड़ना सीख लिया था, और उन्हें फास्ट तरीके से मारना भी सीख लिया था। तभी वो मार्क बोलता है रुको रुको, तो तुम कह रहे हो कि 100 ऑफ पीपल ने मिलियन के ऊपर टेक ओवर करा, ये फाइट नहीं हुई, ये तो मास केयर हुआ, यानी मर्डर हुआ। तो वो बोलता है ये फाइट तब बन चुकी थी जब उनको मारा नहीं जा सकता था, और हमारे पास टेक्टेनियंस भी था जैसे ज्यूरास, और जो हमारा लीडर था, और उसकी बेटी थीना। और एवरी ड्यूरिंग ऑफ नाइट, इवन ड्यूरिंग ऑफ नाइट, मेरा माई कज़न, यानी वो उसका भाई वो उसका कज़न होता है। तो बोलता है कि ये पीस ऑफ पेपर भी, ये कुछ भी काम नहीं कर रहा था, ये सब लीथल था।
और जैसा कि तुमने कहा मार्कर, ये एक फ़ाइट नहीं थी जिसे हम जीत सकें। फिर एटर्नल्स हमारे पास एक नॉलेज छोड़ के गए थे कि हम उनको दोबारा कैसे बुलाएं। फिर हमने उनको बुलाया और इस बुलावन को कहते थे सेकंड हॉर्ड, यानी पहले को फर्स्ट हॉर्ड और दूसरे को सेकंड हॉर्ड। और उन्होंने डेविएंट्स को मारा विद इन अ डे और उनके लैंड्स को भी तबाह कर दिया और उनके लैंड्स पैसिफिक ओशन के अंदर गायब हो गए और वो एकदम रिड्यूस हो चुके थे, मिलियंस से थाउजेंड्स में रिड्यूस हो चुके थे और वो कभी भी अपने नंबर फिर दोबारा उस तेज़ी से गेन नहीं कर पाए। अब गुलामी से आज़ाद होने के बाद ह्यूमन रेस अब ग्रो कर रही थी। एटर्नल्स यानी हम लोगों ने उनको इनकरेज करा, उनको इंस्पायर करा हर चीज़ के लिए। हमने उनको सिखाया कि प्लांट ग्रेन कैसे करते हैं और मेटल से काम कैसे करते हैं। हमने उनको सारी स्किल्स सिखाई जो एक ह्यूमन रेस के लिए ज़रूरी होती है। और तुमने मार्क उनको राइटिंग सिखाई थी और वो तुम्हें ओसाइरस के नाम से जानते हैं। बट अभी कुछ 30 ईयर्स पहले ये सेलेस्टियल्स फिर आए थे, दी थर्ड ऑर्डर। ये ह्यूमैनिटी को जज करने आए थे, जैसे इन्होंने डेविएंट्स को जज करा था और वो उनको अच्छे नहीं लगे थे तो उन्होंने उनको ख़त्म कर लिया था। अब मुझे कुछ ढंग से तो याद नहीं, मेरे दिमाग में ये सब थोड़ा धुंधला है। फिर वो बोलता है कि उसके बाद वो शायद स्पेस में चले गए थे और शायद मैंने ज़्यूरास के बाद अब मैं सक्सीड हो गया था और मैं टीम का लीडर बन चुका था और मैंने सब चीज़ चेंज कर दी। तुम्हें कुछ याद आया मार्क करी? तो वो बोलता है क्या तुम पागल हुए हो क्या? कोई भी बड़े जायंट नहीं थे, कोई भी मिलियन ईयर अगो कोई भी इंसान नहीं थे। मिलियन ईयर अगो की बात कर रहे हो तुम? उस टाइम पे सिर्फ मंकीज़ होते थे। और क्या बोला तुमने? थर्ड हॉर्ड? तो बोलता है क्या तुम्हें थर्ड हॉर्ड का याद नहीं है? वो तो बस 30 साल पहले ही था। क्या 1970s की बात कर रहे हो? तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। और अगर मैं ऐसा कुछ होता, इतने बड़े जाइंट्स आते तो डिस्कवरी चैनल वाले बताते नहीं। और वो इतने बड़े एलियन हैं, इतने जाइंट, और तो तुम्हें नहीं लगता कि कोई उसने नोटिस करता? और ये बहुत क्रेजी स्टफ है। आई एम नॉट इवन गोइंग टू गो देयर। तो बस मुझे 2 चीज़ें बताओ। पहला क्वेश्चन ये कि अगर डेविएंट्स इतने सारे थे, मतलब इतने पावरफुल थे और इतनी जल्दी ब्रीड करते थे कि उनमें से मिलियंस थे, तो वो अब अब्सेंस क्यों है? अब क्यों नहीं है वो? और उनके अभी तक कोई लिविंग फॉसिल्स क्यों नहीं मिले? तो और बाहर हम देखते हैं अगले सीन में कि बाहर तक इनकी आवाज़ आ रही थी माइक्रोफोन के थ्रू और वो बोलता है कि मैंने तुम्हें बताया तो था कि उनके नंबर बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुके हैं। अच्छा, तो दूसरी बात बताओ कि तुम एटर्नल्स हंड्रेड्स थे? तो बोलता हाँ, इससे ज़्यादा सेलेस्टियल्स को ज़रूरत भी नहीं थी। तो बोलता हाँ चलो ये इंटरेस्टेड है, बट तुमने कहा था कि तुम इंटरबीट कर सकते थे ना? तुमने कहा था तुम एक दूसरे से मैट कर सकते हो क्योंकि तुम्हारा एक कज़न था ज़्यूरास और उसकी एक बेटी भी थी। तो बोलता हाँ इतना तो मुझे याद है। तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम लोगों ने अर्थ को पॉपुलेट क्यों नहीं करा? तुम ये कह रहे हो कि तुम कभी मरते नहीं, तुम कभी बीमार नहीं पड़ते, मतलब तुम्हारे पास वो सब चीज़ है, तो तुम बहुत सारे मिलियंस हो जाने चाहिए थे। और ऐसा होता तो अगर तुम्हारी स्टोरी हल्की सी भी सच होती तो आज हम सब एटर्नल्स होते। तो बोलता है कि मैं अभी तुम्हारे सामने ही जस्ट हील्ड हुआ हूँ, मैंने एक बॉम्ब को सर्वाइव करा है और तुम्हें इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? तो वो बोलता है तुम्हें ये वियर्ड नहीं लगता? तो वो बोलता है कि आजकल के ज़माने में कुछ वियर्ड नहीं है साहब, क्योंकि आजकल बहुत सारे सुपर हीरो हैं, टू मैनी सुपर हीरोज़। तो अगला सीन शिफ्ट होता है कि ये बंदा है हैका हैरिस एक शो देख रहा था, कौन बनेगा सुपर हीरो, मतलब अमेरिका नेक्स्ट सुपर हीरो, जहाँ पर ये सुपर हीरोज़ को रजिस्टर करवाते हैं। मतलब जो भी सुपर हीरो है वो इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है और अपने आप को एक लीगली सुपर हीरो के नाम पर रजिस्टर करवा सकता है। और वहाँ पे होता है हमारा वर्ल्ड का सबसे इंटेलिजेंट इंसान, मतलब मिस्टर फैंटास्टिक, जो फ्रॉम फैंटास्टिक फोर से होता है और वो बुक के बारे में बताता है जिसमें रजिस्टर। तो अभी कुछ कंटेस्टेंट आए होते हैं, जिसमें से पहला बंदा होता है टेंट्रम, दूसरा होता है जीबी और एक होता है ट्रकर। तो हमें बाहर का सीन दिखाता है जहाँ पे मिस्टर मार्क
लोगों से 2 लोगों से बात करता है, तो बोलता है कि मुझे कम्प्लीटली डिसॉल्यूटरी बंदा लगता है और मैं भी इसके एक डिसॉल्यूशन का पार्ट हूँ, क्योंकि और ये मानता है कि ये बहुत मिलियन साल पुराना है और मैं भी वही हूँ और वगैरह वगैरह वगैरह। और वहीं पे टीवी में जस्ट सो स्प्राइट नाम का एक बंदा दिखाते हैं हमें, और ये स्प्राइट भी एक एटर्नल ही है। और फिर अगला सीन शिफ्ट होता है, तो ये मार्क पूछता है कि आपको लगता है डॉक्टर कि यह हमारे लिए डेंजरस हो सकता है? तो उनमें से एक आदमी बोलता है कि नहीं, तब तक के लिए नहीं जब तक ये आपको अपना एटर्नल मानता है या अपना फ्रेंड मानता है। ये तब खतरनाक हो जाएगा जब आपको ये डेविएंट मानेगा और आप फिर तो आपको किल करने की कोशिश करेगा। तो हमें इसको एक ऐसी जगह पे ले जाना चाहिए जहाँ पे किसी को हार्म ना पहुँचा सके। और ये इनको लेके जाता है सीधा एक आयरिस के पास। एक आयरिस बोलता है मारो, देखो ये बंदा भी, ये बच्चा भी हम में से एक है। तो बोलता है अच्छा, बहुत जानकर खुशी हुई, और ये बताओ कि अगर हम इतने अमीर क्यों नहीं हैं? फिर बोलता है तुम्हें मुझ पर बिलीव करना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा ठीक हो रहा हूँ और मेरी हड्डियाँ भी ठीक होने लग गई हैं। तो बोलता है रुको, हमें तुमको एक शॉट देने की ज़रूरत हो। बोलता है शॉट? किस तरह का शॉट? बोलता है बस तुमको ठीक करने के लिए, थोड़ा रेस्ट लेने के। तो बोलता है मुझे कोई रेस्ट नहीं, और इतने में बेहोश हो जाता है। और फिर मार्क बोलता है ठीक है डॉक्टर्स, अब ये तुम्हारा है। और धुंधले धुंधले में पता चलता है कि ये बंदे और कोई नहीं बल्कि डेविएंट्स ही हैं। तो इसी के साथ ख़त्म होता है ये वाला एपिसोड। जानता हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, पूरे 21 मिनट के आसपास का। तो अगली वीडियो में हम कवर करेंगे इसका एपिसोड नंबर 2। तो होप करता हूँ आपको थोड़ा थोड़ा पता ही चल गया होगा कि एटर्नल्स क्या है, इनकी ओरिजिन क्या है और ये इनका मकसद क्या है। और जो इनकी स्टोरी थी वो है ना सिविल वॉर के बाद की थी, कि है ना इन दोनों में भसड़ हो रही थी, मतलब जानते ही होगे। और स्पाइडरमैन अपने अलग से एक गैंग चला रहा था जिसमें वो विलन से लड़ता है। तो अगले एपिसोड से जुड़े रहने के लिए आप जानते हो कि आपको क्या करना है, और वही हमारी मोटिवेशन है कि अगर आप चाहते हो कि हम थोड़ा मोटिवेट रहें और आपको नई नई ऐसी कॉमिक्स हमेशा देते रहें। और हाँ, अगर आप इस कॉमिक को डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, खुद भी पढ़ सकते हो आप इसे। आखिरी बार भी फिर जाते जाते भी वही कहूँगा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा।